मेलबर्न टेस्ट डे 4 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी का जल्दी आउट हो जाना या फिर नेथन लायन और शेन बॉलैंड की लास्ट विकेट के लिए 40+ रनों की पार्टनरशिप, यहाँ पैट कमिंस के 40-50 रन या फिर लबूशने की 70 रन की पारी। अभी की क्या सिचुएशन है, इंडिया मैच में कहाँ खड़ा है और क्या इंडिया दोबारा से मुसीबत में फंस चुका है, काफ़ी कुछ है मैच में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैच जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया का स्कोर था 358 फॉर 9, जैसा कि तीसरे दिन के ऊपर मैच खत्म हुआ था। और इंडिया को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार रेड्डी 15-20-30 रन जो भी ऊपर से आके बनाते हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे इंडिया के लिए और इंडिया को बेनिफिट प्रदान करेंगे। हालांकि 11 रन के बाद ही नीतीश कुमार रेड्डी नेदरलैंड की गेंद को मिचेल स्टार्क के हाथों में पकड़ा के आउट हो गए। उसके बाद जो मैच पलटा है, जो भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस मिलती रहें। मैंने सुबह भी फोटो डाली थी, कल भी डाली थी, आज भी डाली थी। जब मैच स्टार्ट हुआ था सुबह 4:30 बजे के अराउंड, आज तो मैं जल्दी उठ गया था, 4 बजे उठ गया था मैं। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहा था तो हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली ऑफ द पिच, परंतु जब इंडिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी स्टार्ट करना शुरू किया सुबह, जसप्रीत बुमराह की गेंद जिस प्रकार से हिल गई थी, नई गेंद, साथ में आकाशदीप ने आज ओपन किया गेंदबाजी में, जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज को एज अ फर्स्ट चेंज लेके आया गया। तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह के जो दिल में मलाल था, जिसकी मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो के अंदर बताया भी था कि जिस तरीके से सैम ने उनको छक्के लगाए हैं या 14 रन लगाए हैं, जो लैप शॉट्स खेले हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिट हुआ है, उनकी ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट हुई है जसप्रीत बुमराह की। और उसके बाद जिस तरीके से ग्राउंड में वो अप्रिसिएशन कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे सैम, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह नोट कर रहे थे। और जिस तरीके से सेटअप करके बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने कॉन्टेस्ट को, तो इससे ये पता चलता है कि वो खिलाड़ी कितना ज़्यादा माइंड में स्ट्रांग है। बुमराह के माइंड में पहले था कि ये विकेट मुझे चाहिए। कॉन्स्टेंस ने जिस तरीके से पहले पारी में आगे की गेंदों को लैप शॉट खेला, तो दूसरी इनिंग के अंदर बुमराह को पता था कि इनका गेम प्लान क्या है। उन्हें कोई भी गेंद आगे नहीं डाली गई, पहले बाहर वाली गेंदों को सीधा फेंका गया, फिर एक तेज गेंद जब अंदर आई विकेटों में, शायद आपको वो गेंद याद होगी जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर जसप्रीत बुमराह ने डाली थी मार्को येंसन को, जो वो बोल्ड हो गए थे फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के। तो ये वही सेम बॉल थी, अंदर को आई, बैट और पैड के बीच में गैप बना और कॉन्स्टेंस जो है बोल्ड हो गए। उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी आता है मानस लबूशेन, वो पिच के ऊपर खड़े रहते हैं। देन मोहम्मद सिराज जो है बोल्ड करते हैं उस्मान ख्वाजा को, उसके बाद स्टीव स्मिथ को आउट करते हैं। और उसके बाद जो गेम चेंजर आया है, जसप्रीत बुमराह ने जो 2 विकेट निकाले एक ओवर में, एक ट्रेविस हेड का और एक मिचेल मार्श का, तो उस टाइम के ऊपर जो स्कोर था वो 84 फॉर 5 हो गया था। और उसके बाद जो स्कोर है वो 91 फॉर 6 भी हो गया था। और मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, उससे ये साफ पता चल रहा था कि आज मोहम्मद सिराज कुछ एक्स्ट्रा लेके आए हैं और वो चाहते हैं कि जितनी ताकत लगा सकते हैं इस मैच में वो लगा दें। मोहम्मद सिराज की पेस भी आज 140+ देखने को मिली। बुमराह की पेस तो चलिए 140+ देखने को मिलती ही है। आकाशदीप ने 127 138 डाला। हालांकि जो 3 कैच ड्रॉप हुए यशस्वी जायसवाल से, एक स्लिप के अंदर ड्रॉप हुआ, एक शॉर्ट लेग के अंदर ड्रॉप हुआ, एक कैच और उन्होंने स्लिप के अंदर ड्रॉप किया, तो ये 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। क्योंकि ऑल एंड ऑल सिचुएशन ये थी कि 91 फॉर 6 थे, नियरली जो लीड थी 197-198 रनों की थी और 4 खिलाड़ी बचे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है पैट कमिंस और मानस लबूशेन के बीच में, तो वहाँ से जो मैच है वो घूमना स्टार्ट हो गया और इन दोनों के बीच में नियरली जो है 57 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद मिचेल स्टार्क रन आउट होते हैं और लास्ट विकेट के लिए जो पार्टनरशिप चल रही है 45 रन की, और ये दोनों खिलाड़ी मिलकर ओवरऑल मुझे लगता है 20 ओवर खेल चुके हैं अभी तक। नेथन लायन और शेन बॉलैंड 20 ओवर खेल चुके हैं। अभी का करंट सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया 333 रनों की लीड के ऊपर है और अभी भी एक विकेट उनकी बाकी है। मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया कल सुबह आके भी बल्लेबाजी करना चाहेगा। जितने भी ओवर वो खेल सकते हैं, चाहे 2 ओवर 3 ओवर 10 ओवर, जितने ओवर खेल सकते हैं वो सुबह आके बल्लेबाजी करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनालिज्म जो मैंने देखा है, जो इंटरनेट के ऊपर हो गया है, वहाँ पे देखने को ही मिल रहा है कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि सुबह आके ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी नहीं करेगी और डिक्लेयर करके सीधा इंडिया को मैच के अंदर डालेंगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो कल 98 ओवर्स का मैच होना है अगर बारिश ना हो। 98 ओवर्स में 334 रन चेस करना है, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा है इंडिया के लिए। और इंडिया अगर 98 ओवर, चलो 100 ओवर लगा लो, 100 ओवर में भी 350 रन चेस करती है, 335 रन चेस करती है, तो जो नियरली पर ओवर का स्ट्राइक रेट बनता है वो 3.5 रन पर ओवर बनता है।
परंतु ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है चाहेगी कि वो इंडिया को 80-85 ओवर तक दे और मैच को और ज़्यादा क्रूशियल बनाए, क्योंकि अगर उन्हें इंडिया को ऑल आउट करना है तो इंडिया को वो कहीं ना कहीं 60-70 ओवर में भी ऑल आउट कर सकते हैं। परंतु अगर इंडिया को मैच जीतना है तो इंडिया को ज़्यादा ओवर चाहिए होंगे। तो दोस्तों ये तो होगी मैच की बात। अब बात करते हैं डे 5 की, कि डे 5 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए अभी इस मैच के अंदर जो है तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है। पहला रिजल्ट है ऑस्ट्रेलिया, 50 to 60% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैच जीतेगा। दूसरा ये मैच ड्रॉ होगा। और तीसरा और सबसे अंतिम चांस है कि इंडिया यहाँ से मैच जीतेगा। मैं आपको कोई भी यहाँ पे ख्याली पुलाव नहीं दूंगा, मैं कोई भी यहाँ पे आपको फेक होप नहीं दूंगा। 334 रन चेस करना, अगर तो ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ डिक्लेयर करती है सुबह आते ही, 334 रन चेस करना मेलबर्न की विकेट के ऊपर चौथे दिन में, 5वें दिन में कभी भी आसान नहीं रहने वाला। इंडिया के हक में क्या चीज़ है, इंडिया के हक में ये चीज़ है कि 20 ओवर वो दोनों खिलाड़ी खेल गए, नेथन लायन और शेन बॉलैंड। अगर 10 या 11 नंबर का बल्लेबाज 20 ओवर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं तो इससे ये पता चलता है कि विकेट इतनी खराब नहीं है, विकेटों के ऊपर जो है बल्लेबाजी की जा सकती है। मिचेल स्टार्क ने एक बयान दिया है कि न्यूज़ चल रही थी कि मिचेल स्टार्क को थोड़ा इशू है बॉडी के अंदर या खिंचाव महसूस कर रहे हैं बॉडी में, तो मिचेल स्टार्क ने कहा है कि अगर 20 ओवर भी डालने पड़े आखिरी दिन में वो ज़बरदस्त जान लगा के डालेंगे। इट मीन्स कि वहाँ से फिटनेस का कोई मसला नहीं है। अब इंडिया के हाथ में क्या ऑप्शन हैं, देखिए अगर तो इंडिया कल सुबह आता है, अभी हम ये सोच के चल गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया सुबह डिक्लेयर करेगा और सीधा इंडिया को जो है अंदर डालेगा बल्लेबाजी करने के लिए। अगर तो इंडिया डिफेंसिव सोच के साथ जाता है कि हमें मैच को ड्रॉ करना है, तो फिर तो हम 50-60 ओवर में ऑल आउट होते मुझे नजर आ गए हैं। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर। अगर इंडिया ये सोचता है कि हम चेस करने के लिए जाएंगे तो चीज़ें देखो कैसे चेंज हो सकती हैं। 334 रन चाहिए। सबसे पहले तो जो यशस्वी जायसवाल के 3 कैच छूटे हैं उसको रोहित शर्मा के साथ बैठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हौसला अफजाई जो है रोहित शर्मा करनी पड़ेगी जायसवाल की, और जायसवाल को समझाना पड़ेगा कि जो हो गया वो हो गया, अब हम आगे ध्यान दें कि आगे क्या करना है इस मैच में। अगर जायसवाल ऊपर से आगे 100 लगाते हैं या 70-80 लगाते हैं तभी ये मैच चलेगा। बिना जायसवाल के 334 चेज होता मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो गाबा का गमन टूटा था 2020-21 में, वहाँ पे भी ऊपर से आके शुभमन गिल ने 91 बनाए थे, तभी नीचे जाके 89 बनाए थे ऋषभ पंत ने, और वो मैच इंडिया जीता था। ऊपर से एक तेज स्टार्ट चाहिए जो कि 100-110 गेंदों में 75-80 रन यशस्वी जायसवाल बना दे। उनके साथ रोहित शर्मा ओपनिंग में आए। अगर रोहित शर्मा, मुझे लगता है कल रोहित शर्मा का दिन होगा, रोहित शर्मा कम से कम भी 50-60-70 रन बनाएंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाएंगे। अगर ये दोनों खिलाड़ी पहले 15 या 20 ओवर जो है सी ऑफ कर लेते हैं गेंद को, हार्डली 40-50 रन बनाते हैं, 15 ओवर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ये मैच खुल जाएगा इंडिया के लिए। क्योंकि जो कुकुबुका की गेंद है उसे ज़्यादा मदद नहीं मिल रही विकेट से, और विकेट अभी बल्लेबाजी करने के लिए ठीक है। नई बॉल अगर ये दोनों सी ऑफ कर लेते हैं तो उसके बाद रन बनाना इंडिया के लिए आसान हो सकता है। अगर जायसवाल आते आउट होते हैं उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं 2-3 प्लेयर सेलेक्ट करने होंगे, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो केएल राहुल है, या वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं, कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं उनको पूरा दारोमदार देना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से 2-3 विकेट निकलते हैं तो आपको ड्रॉ की तरफ जाना है। इट मीन्स के ऐसे डिपेंडेबल खिलाड़ी जो कि मैच को उस तरीके चला सकते हैं जिस तरीके से इंडिया सोच रहा है। क्योंकि अगर ऊपर से आके पार्टनरशिप लगती है 100-150 रनों की रोहित शर्मा और जायसवाल के बीच में, तो फिर तो मैच ओपन है। अगर आते 2-3 आउट होते हैं तो विराट कोहली और केएल राहुल 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को ड्रॉ करने की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन यही है कि इंडिया जीत के लिए जाए, क्योंकि जीत के लिए जाएंगे तभी ड्रॉ से इंडिया मैच बचा पाएगी। अगर इंडिया ड्रॉ के लिए जाएगी तो फिर ये मैच इंडिया के लिए बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से 100+ की पारी खेली है, और हम जो ये टेस्ट मैच है ये पहले दिन ही हार चुके थे जब ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बना दिए थे, परंतु नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर ने जो नीचे से आके जज्बा दिखाया है, और उसके बाद 5वें दिन पे अगर मैच इस मुकाम पे आके खड़ा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया में वो दमखम है कि वो इस पॉजिटिविटी को आगे लेके जा सकती है। अगर 45 रन की साझेदारी ना हुई होती नेथन लायन की और स्कॉट बॉलैंड की तो शायद ये मैच कुछ और होता। तब भी जायसवाल के 70-80 चाहिए थे, परंतु तब जो टारगेट था वो 278-280 के आसपास होता। अभी टारगेट पहुंच चुका है 335 के आसपास। तो रिजल्ट जो है तीनों पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया 50 से 60%, ड्रॉ का जो है 20 से 30%, और इंडिया का जो है 5 से 10% विनिंग के चांसेस है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मेलबर्न टेस्ट या बॉक्सिंग डे टेस्ट डे 4 की अपडेट। आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे चैनल को फॉलो कर सकते हो। अपने दोस्तों को वीडियो अपने लाजमी शेयर करनी है ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा रीच इस वीडियो को मिल पाए। और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।